ओके, तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था बेटे? अब चेंज हुआ। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट हमने ओवरीज पढ़ ली थी, एनाटॉमी ऑफ ओवरी। ओके ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब एक पॉइंट हमें याद ये रखना है, वैसे तो हम oogenesis में भी ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। हर ओवरी में, इन ईच ओवरी, है ना, आपको क्या बनेंगे? ओवा बनेंगे, ठीक है, पर ये बाद में बनेंगे। अगर आप देखेंगे ओवरीज में, टोटल ओवरीज में 2 to 4 मिलियन ओगोनियाज होंगे। क्या होंगे बेटा? ओगोनियाज, ठीक है। तो ये जो ओगोनिया होते हैं, इनको हम लोगों ने उस दिन बताया था, क्या नाम देते हैं इनको? एग मदर सेल, ठीक है। हर ओवरी में आपको 2 से 4 मिलियन ओगोनिया बनते हैं। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ रहता है। जब बर्थ हुई तब ओवरी में 2 से 4 मिलियन ओगोनिया बने। उसके बाद कोई भी ओगोनिया ऐड नहीं होता, ठीक है। नो मोर ओगोनिया इज एडेड आफ्टर दैट, है ना। बर्थ के टाइम पर ओवरी में 2 से 4 मिलियन क्या है? ओगोनिया है। और ये इसके बाद कोई भी ओगोनिया नहीं होता। अब क्या है? अब क्या होगा? एक ओवेरियन फॉलिकल आपका मैच्योर होगा, ठीक है। ये ओवेरियन मैच्योर होने के बाद 28 डेज के बाद रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एक ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हुआ और 28 के बाद ये रिलीज हो गया, ठीक है बेटा। तो टोटल ये जो रिलीज चलते हैं, ये करीब चलता है फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। जो रिलीज चला प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। तो इस प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मेनोपॉज आ जाता है 45 से लेकर 50 ईयर के बीच में, ठीक है। प्यूबर्टी की एज मैंने आपको बता रखी है। मेनोपॉज कब आ रहा है? 45 से 50 ईयर में। तो टोटल जो आपके ओवर रिलीज हुए वो कितने में? 450 ऑफ टोटल सेकेंडरी oocyte, ये रिलीज हुए आपके, ठीक है। अब बाकी बच्चे क्या होते हैं? उनको इतने मिलियन बने थे, वो बने, उनका क्या हुआ? रेस्ट ऑफ देम, जो बाकी बचे हैं, रेस्ट ऑफ देम डिजेनरेट। क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। इस डिजेनरेशन को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीसिया। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉलिकुलर एट्रीसिया, ठीक है। लिख लीजिए इसको फटाफट। लिख लिया? चलिए, ओके बेटा। आगे हम लोग समझेंगे फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। पढ़ा तो चुका हूं, जल्दी जल्दी बता के खत्म करता हूं इसको। फेलोपियन ट्यूब,
आप अगर फैलोपियन ट्यूब को देखेंगे तो ये करीब करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 3 पार्ट हैं इसमें। सबसे बाहर वाला इनफंडिबुलम, देन आपका एम्पुला, और सबसे नैरो इस्थमस। ठीक है। ठीक है, सबसे नैरो वाला पार्ट कौन सा होगा? इस्थमस। इनका रिसीव ova from the ovary and transport to ampulla region। कहां कर दे? ट्रांसपोर्ट कर दे एम्पुलर रीजन को फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट कर दे। ठीक है। इनके पास सीलिया होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। द ओविडक्ट इज ciliated that help in ट्रांसपोर्टेशन। चलिए लिखिए इसको। सबने कर लिया? गुड वंशिका, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए। दूसरा है आपका यूट्रस। देखो जी, यूट्रस है क्या? यूट्रस का दूसरा नाम है वोम। क्या बोलते हैं इसको? वोम बोलते हैं। ठीक है। लार्ज होता है। कैसा होगा? लार्ज होगा। पायरीफॉर्म होगा। पायरीफॉर्म इसका शेप है। इन्वर्टेड पियर शेप होता है इसका। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैसा होता है? हाईली इलास्टिक होता है। कैसा होगा? हाईली इलास्टिक। यानी कि इसमें जो ये अपने आप का साइज जो है वो 500 टाइम्स क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। 500 गुना ज्यादा ये अपना साइज बढ़ा देता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है वो कहलाती वुमेन नलीपेरस, जिन्होंने कभी भी डिलीवरी नहीं दी है। तो नलीपेरस वुमन में जो साइज मिलेगा आपको यूट्रस का, ठीक है, तो उसमें आपका रहता है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। ठीक है। तो अब जो जैसे जैसे बर्थ होती रहेंगी यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है। तो मल्टीपेरस यानी जिन्होंने ज्यादा बच्चे जन्म दे चुके हैं तो उनका यूट्रस का साइज लार्जर होगा। ये जो है साइज किसका है? नॉर्मली उन वुमेन का है जिन्होंने अभी डिलीवरी नहीं करी है। तो मल्टीपेरस मतलब जिनके बच्चे ज्यादा हो चुके हैं। मल्टीपेरस वुमन में क्या होगा? मल्टीपेरस वुमेन्स हैव लार्जर साइज यूट्रस। ठीक है बेटा। नाउ द रोल। रोल क्या है यूट्रस का? देखिए, सबसे पहला रोल जो यूट्रस का आता है भाई, ये यहाँ पर क्या होना है कि जो आपकी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होगा वो यहीं पर होगा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो होगा वही यहीं पर होगा, और यहां से ही क्या होगा? आपका एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो पहले तो हम ये कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। ठीक। और यही जो होता है रिसीव करता है
ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो यहां का मतलब है कि यहां पर क्या होना है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है। तीसरा जो आपका आ जाएगा, एक्सपेलिंग आउट ऑफ यंग वंस। ठीक है, एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे जो यंग वंस है उनको बाहर निकालने का काम भी किसका है, यूट्रस का है। क्लियर है बच्चों ये? हाँ बेटा, क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए, यस सर। यस सर। लिखिए बेटा, लिखिए। ओके, सबका हो गया बच्चों? आगे लिखा दे रहे हैं। ठीक है, अगला है बेटा वेजाइना। वेजाइना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, वेजाइना आपका बेसिकली क्या होता है, लार्ज इलास्टिक। ये भी कैसा है बच्चा, इलास्टिक। ठीक है, मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, जिसका साइज वेरी करता है 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब डायग्रामेटिकली अगर आप वेजाइना को देखेंगे तो यहां पर फोल्ड्स मिलते हैं इस तरीके से। इसको मैं यहां बना दूं, इस तरीके से फोल्ड्स मिलते हैं। इन फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फोल्ड। ठीक है, तो वेजाइना के पास ट्रांसफर फोल्ड होते हैं, हालांकि ये स्मूदर हो जाती है आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। कैसी हो जाती है, स्मूदर, स्मूदर आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। ठीक है। अब वेजाइना का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेजाइना? पहला रोल क्या है, इंटरकोर्स में। ठीक है, पहला रोल क्या है, इंटरकोर्स, यानी कि रिसीव करेगा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, क्या रिसीव कर रहा है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। दूसरा, मेंस्ट्रुअल फ्लो वेजाइना के थ्रू होगा। ठीक है। तीसरा, एक्ट एज बर्थ कैनाल इंक्लूडिंग सर्विक्स। सर्विक्स के साथ मिलकर ये क्या बनाती है बेटा, बर्थ कैनाल बनाती है। क्लियर? क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। यस सर। गुड, लिखिए। गुड इवनिंग साहिल। ओके साहिल, साहिल मैं एक बता रहा था कि वजाइना का रोल क्या है। देखो, वजाइना का रोल बेटा कॉपुलेशन में होता है। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम पेनिस भी कहते हैं, उसको रिसीव करने का काम किसका है, वजाइना का है। अलाउ करती है मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब बर्थ कैनाल की तरह ये एक्ट करती है, मतलब कि ये यहाँ से ही एक्सपेल आउट होगा आपका जो यंग वंस है। और इसके ऊपर छोटी सी कैनाल पाई जाती है, सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर्विक्स और वेजाइना मिलके क्या काम करती हैं, एक कैनाल बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल।
क्लियर हो साहिल? ठीक है, लिख लिया बच्चों सबने? ठीक है कृतिका, सुजल सुजल लिख रही है, लिख लो बेटा। मैं चेंज कर दिया। लिखो, जल्दी लिखो। आई एम सॉरी। इट्स अ कॉमन नेम। एनीवे, आप लिख लो जल्दी से। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेरिया की। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया। देखो, एक्सटर्नल जेनेटेरिया में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। कलेक्टिवली कॉल्ड करके उनको एक नाम दिया, कलेक्टिवली कॉल्ड एज, कलेक्टिवली कॉल्ड एज वुल्वा। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको एक साथ वुल्वा बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो व्हाट इज। ओके, क्या बोलते हैं बेटा? वुल्वा बोलते हैं। अब जरा इसमें देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो मैंने पहली ओपनिंग बनाई है, ये आपकी कहलाती है यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। नीचे वाली जो ओपनिंग है, ये है वेजाइनल ओपनिंग, and this vaginal opening is covered by a membrane known as hymen. Okay, it is covered by membrane known as hymen. ठीक है बेटा, and this is covered by a fold of skin and this fold of skin is known as labia minora. ओके बेटा, क्या कहलाता है ये? लेबिया माइनर। नंबर कितने होते हैं बेटा? 2, 2। ठीक है, लेबिया माइनोरा। एंड these are further covered by bigger folds known as labia majora. And these are also in number 2. Okay, and this labia minora is homologous to penile urethra of male, and this labia majora is homologous to scrotum of male. That is very important. ये आपको याद रखना है कि किससे क्या homologous है. Okay, and the upper portion is known as mons pubis, which is cushion like. कैसा होता है ये? Cushion like, and that is composed of
fatty tissue and also have pubic hairs. Okay. There is a gland present near the vaginal opening. This gland is known as Bartholin's gland, which is homologous to bulbourethral in male. Clear, beta? So these all together structure make up the external genitalia. Question like. Okay, okay. हाँ जी बच्चों, समझ में आया आपके? हाँ बेटा, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये पोर्शन मार्किंग से रह गया बेटा, इस पोर्शन को भी मार्क कर देते हैं। द पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज वेस्टिब्यूल। आप इसको ड्रॉ कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड वंशिका। ओके, बाकी बच्चे भी कर लो। गुड स्नेहा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है बच्चों ब्रेस्ट। मेमोरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। बेसिकली किसकी बनी होती है, क्या है ये मेमोरी ग्लैंड? ये एक तरीके की ट्यूबुलो सर्कुलर ग्लैंड है। ठीक है, सैक होता है इसमें और ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्यूबुलर सर्कुलर ग्लैंड। और दूसरा नाम इसको हम लोग देते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड, और बेसिकली इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या है ये? एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। क्या क्या होगा इसमें? तीन चीजें मिल जाती हैं हमें। एक तो मिलता है ग्लैंडुलर टिश्यू, जो बेसिकली इनका पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें सिक्रीशन होगा, जो सिक्रीट करेगा। मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करती हैं, तो वो सब चीजें किसमें आ जाएंगे? इनके ग्लैंडुलर टिश्यू में। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जो इनको कनेक्शन देगा, होल्ड करके रखेगा चेस्ट रीजन से, रिब से, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या है? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फैट। तीसरा है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू। इन तीनों से मिलके क्या बना होता है? मेमोरी ग्लैंड, एंड दैट सिक्रीट मिल्क। ठीक है बेटा, लिख लो उसको।
सबने लिख लिया? ग्रेट। चलिए अब थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, द पेक्टोरियल रीजन। ठीक है, यहाँ पर जो मसल्स, ये मान लीजिए ये हिस्से जो हैं ये क्या है, ये रिब्स है। ठीक है, ये एरिया रिब्स का है। तो यहाँ पर जो मसल प्रेजेंट होंगे दैट विल बी इंटरकोस्टल मसल। जो लाल रंग की मसल होगी यहाँ पर, ये कौन सी होगी बच्चों, इंटर कोस्टल मसल। इन्हीं मसल पे अटैच होंगे रिब्स। ठीक है, अब आप देखेंगे ठीक, हर मेमोरी ग्लैंड में आपको मिलेंगे, पहले ही चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मेमोरी लोब्यूल्स। क्या मिलेंगे, या मेमोरी लोब्स। ठीक है बच्चों, क्या मिलेंगे, मेमोरी लोब्स। इन मेमोरी लोब्स में क्या होंगे, मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स में क्या होंगे, क्लस्टर ऑफ सेल जिनको बोलेंगे एल्वियोलाई। दीज एल्वियोलाई विल प्रोड्यूस मिल्क, है ना, यही क्या करेंगे, क्लस्टर ऑफ सेल मिल्क। एंड दिस एल्वियोलाई विल ओपन, आगे जाके ओपन होगा इनटू अ डक्ट नोन एज मेमोरी डक्ट। ओके, memory duct, all memory duct will combine and form a swelling known as memory ampulla। क्या बनाएंगे सब मिलके, मेमोरी एम्पुला। ये मेमोरी एम्पुला सब चारों पांचों के लोब्यूल से आते हुए मिलते हुए एक जगह मिलेंगी, छोटी छोटी डक्ट्स में, जिनको हम लोग बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होंगे इनटू अ पोर और सकिंग स्ट्रक्चर नोन एज निपल। ये आपको समझ में आया, जो एक फ्लो चार्ट है बेटे, समझ में आया कहां से क्या बनेगा, Yes, sir. सबके समझ में आ Yes, गया? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक ठीक Yes, sir. ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इसमें मैं डायग्रामेटिक बना रहा हूं। ये मान लीजिए ये एक आपका लोब है, ये दूसरा लोब्यूल है, लोब है, ये तीसरा है। ठीक है, अब इनमें क्या होंगे, क्लस्टर ऑफ सेल होंगे, जिनको आप क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई आपके क्या करेंगे, एक डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन देंगे। ठीक है, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू। ठीक है, जिसको आपका बोलेंगे मेमोरी डक्ट। मैं सबके नाम लिख दे रहा हूं, दैट इज लोब्यूल एंड दिस इज एल्वियोलाई। ये क्या है आपका, मेमोरी ducts, and these ducts will combine to form a swelling known as memory ampulla। ठीक है, अब ये मेमोरी एम्पुले से जो स्वेलिंग है आगे जाके ये इकट्ठी हो जाती यहाँ पर इस तरीके से नैरो हो जाएगी और एक डक्ट बनाएगी, जिसको बोला जाएगा
lactiferous duct which open into a structure known as nipple। तो इस तरीके से यहां से भी आएंगी, सब मिलेंगी, कंबाइन होंगी इस तरीके से, ठीक है। ये स्वेलिंग होगी यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ से भी आएंगी स्वेलिंग के साथ, तो ये सब कंबाइन होके यहाँ पर मिल जाएंगी और ओपन कहाँ पर होंगी, सकिंग स्ट्रक्चर नोन एज निपल। ठीक है बेटा। और ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरियोला। चलो बना लो बेटा। डन हो गया सबका। हाँ साहित्य, क्या क्वेश्चन है बेटा, लिखो, लिख के दीजिए मुझे क्वेश्चन अपना। ठीक है बेटा। ओके, डायग्राम लिख रहे हो, बना लो डायग्राम, बना लो, कोई जल्दी नहीं है। साहित्य बेटा बना लो डायग्राम। रिपीट कर दो स्ट्रक्चर दिशा, अंजलि। ठीक है, देखो ये, आपके जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, इसमें कम से कम 15 से 25 लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब्स। हर मेमोरी लोब्स में लोब्यूल्स होंगे, उन लोब्यूल्स में क्लस्टर ऑफ सेल होंगे जिनको हम लोग कहेंगे एलोलाई, जिनका काम क्या होता है, मिल्क को सिक्रीट करना, ठीक है। अब ये सिक्रीट करने के बाद मिल्क जाएगा आपका मेमोरी डक्ट में, यहाँ पर स्टोर होगा फॉर फर्दर, आगे जाने से पहले, ठीक है। These memory duct combine to form a wider region that is known as memory ampulla that opens into a lactiferous duct from where the milk is sucked out. Clear? बच्चों, बाकी बच्चों क्लियर हुआ? And this consist of considerable amount of fat, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फैटी टिश्यू मिलेंगे आपको, एडिपोज टिश्यू मिलेंगे, है ना, जिसकी वजह से फैटी, यहाँ पर फैटी नेचर आता है, ठीक है। एंड that fat is under the control of hormone एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के इसमें होता है कितना फैट सिक्रीट होगा। बना लिया बेटा सबने? निशान, दीक्षा, कृतिका, अभिनव, संजना, कशिश, आस्था, अक्षिता शर्मा, अक्षित शर्मा, सबने बना लिया बेटा? ठीक है, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछे आपसे क्वेश्चन, ठीक है। What is the
outermost layer of ovary cord? क्या कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी को? ऑप्शन है ए आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक, एंड ऑप्शन डी आपका मेडुला। ठीक है, लॉन्च कर रहा हूं पोल, देख लें आप लोग। बाकी लोग भी दो बेटा। अभी बाकी बच्चे रह गए, जल्दी जल्दी दो। चलिए मैं एंड कर रहा हूँ, 71 बच्चों का मेरे पास आ गया, ठीक है। रिजल्ट दिख रहा है बेटा आपको? Yes, sir. Yes, देखिए, sir. Yes, sir. मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, दैट इज 61%, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम बाहर वाली लेयर है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? The germ cells. जर्म सेल, दैट इज ओगोनिया, एक मदर सेल को प्रोड्यूस करेगी, जर्म सेल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपकी कब आएगी? Sir, इसके नीचे आएगी, सेकंड आएगी। देन आपका आता है स्टोमा, स्टोमा की बाहर वाली लेयर कॉर्टेक्स और इनर का, सॉरी, इन बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन मेडुला। ठीक है, तो यहां तक आप बच्चों ने वेरी गुड, 61% बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या समझ आया? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सिंपल सी बात है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। वेरी गुड हर्षिता। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। आइदर ये मेल गैमेट भी बनने का प्रोसेस भी गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, चाहे वो फीमेल गैमेट बने, दोनों का बनेगा तब भी वो आपको गैमेटोजेनेसिस ही कहलाएगा। ठीक है, मेल गैमेट्स चाहे वो बने कौन से आपके, फीमेल गैमेट, दोनों में से कोई भी गैमेट बन जाए। ठीक है, अब मेल गैमेट आप जानते ही क्या है, स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या है, ओवा। ठीक, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसका सब टॉपिक क्या है। इसमें हमें पढ़ना है पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। किसकी बात करनी है? स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करनी है। ठीक है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ sperm. We know that what is sperm. Sperm is a male gamete. Very good, Palak. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। आप सबको मालूम होना चाहिए दैट ऑकर्स इन सेमिनिफेरस
tubule because seminiferous tubule is lined by two type of cell. Number one, germ cell, which are cuboidal. ठीक है, and number second, there are Sertoli cell which provide nourishment to the developing sperm. Clear? क्या प्रोड्यूस करते हैं ये लोग? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. लिखो फिर आगे समझे. हो गया सबका? ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलिए आगे देखिए आप. कोई बात नहीं. ठीक है, अब जरा हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में. बेटा देखो, दो स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं. पहला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. पहला स्टेप क्या बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. ठीक. दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ. तो इसको दूसरा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, इसको बड़ा आराम आराम से प्यार से मिला, स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, दो स्टेप में है हमारा ये. स्पर्म कैसे बनेगा? पहले स्पर्म में क्या बनेगा? स्पर्मेटिड. अब स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ. तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, तो दो स्टेप लगते हैं. अब जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है इसमें लगेंगे 3 फेज. इसके कितने फेज आएंगे? 3 फेज आएंगे. पहला फेज जो होगा वो होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज. ठीक है, दूसरा फेज होगा ग्रोथ फेज. तीसरा फेज होगा आपका मैच्योरेशन फेज. ठीक है, पहला फेज कौन सा हुआ? मल्टीप्लिकेशन. दूसरा फेज कौन सा हुआ? ग्रोथ फेज. और तीसरा फेज कौन सा हुआ बेटा? मैच्योरेशन फेज. ठीक है, अब होता क्या है आप ये देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आउटर लेयर है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? जर्मिनल एपिथेलियम. अब यहां पर जर्म सेल प्रोड्यूस हुए. ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुए? जर्म सेल, जिनको नाम दिया गया स्पर्मेटोगोनिया. ये क्या है? सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया. बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सब के सब स्पर्मेटोगोनिया है. ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया पहली फेज में जाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज. जितने भी स्पर्मेटोगोनिया होंगे कैसे होंगे? डिप्लॉयड. कौन सी फेज में जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएंगे. ठीक है, तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे दे विल प्रोड्यूस स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोर इन नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियाज. ये पहला हो गया. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. ये जो फेज थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि आपके स्पर्मेटोगोनिया ने मल्टीप्लाई करा, इसको आपने कौन सी फेज कर दी? मल्टीप्लिकेशन फेज. क्लियर? अभी क्या होगा? ये जितने भी स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या काम करेंगे? बहुत एक्टिवली ग्रो करेंगे और थोड़े साइज में लार्ज हो जाएंगे. सिर्फ और सिर्फ साइज में लार्ज हो जाएंगे, ना कोई रिडक्शन नहीं होगा. ठीक है, कोई क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा. क्या करेंगे? अपने आप को हम सारे नहीं दिखाएंगे, एक ही दिखाएंगे. और साइज में क्या होगा? ये आगे जाके लार्ज हो गए. ठीक है, इनको हमने बोला व्हाट आर दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या है ये? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं. इनकी भी पोलैरिटी कितनी होगी? 2n. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ है सिवाय इसके कि दे इंक्रीज्ड इन साइज. तो ये दूसरी जो फेज थी जिसमें आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं,
ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये कौन सी फेज कहलाएगी, ग्रोथ फेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? हाँ बेटा, सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. गुड, आगे समझते हैं। अगली फेज क्या है, ये इसको ध्यान रखना। अगली फेज है मैच्योरेशन फेज। मैच्योर तब होता है जब वो किसी किसी प्रॉपर शेप में चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा बच्चों, पहला मियोसिस डिवीजन होगा। क्लियर? अब मियोसिस डिवीजन हुआ और यहां पर बन गए आपके क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, हाफ। ये क्या कहलाएंगे आपके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन क्या करेंगे, पहला मियोसिस फर्स्ट हुआ, अगेन अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे किसमें, स्पर्मेटिड में। किसमें बदल जाएंगे ये, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड हो जाएगा। तो ये लास्ट का फेज जो हुआ जिसमें आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिड्यूस हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का दूसरा डिवीजन हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ इसमें, उससे आपका क्या बना, स्पर्मेटिड बना। ये जो फेज थी, ये टोटल फेज कहलाई आपकी मैच्योरेशन फेज। तो स्पर्मेटिड बनने के लिए कितने फेजेस से गुजरना पड़ा आपके सेल को, 3 फेजेस से। पहला फेज जो था मल्टीप्लिकेशन फेज था, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करे, खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। अब उन स्पर्मेटोगोनिया में से दूसरे फेज में गए, जिसमें कि स्पर्मेटोगोनिया के कुछ सेल एनलार्ज हुए और क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला रिडक्शनल डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर दूसरा रिडक्शनल डिवीजन हुआ, उससे स्पर्मेटिड बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड का बनना किस फेज में हुआ, मैच्योरेशन फेज में हुआ। तो यहां पर हमारा एक स्टेप खत्म हो गया स्पर्म फॉर्मेशन का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब क्या होगा, ये स्पर्मेटिड जो है वो चेंज हो जाएगा एक प्रॉपर स्पर्म में। ठीक है, ये जो स्टेप होगा लास्ट वाला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा हैप्लॉइड होगा, क्योंकि उसमें डिवीजन कौन सा हो गया पलक, पलक बेटे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. पलक देखो, जब भी मियोसिस डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे, हाफ। ठीक है, आप ये देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कौन से डिवीजन से बना है, The meiosis one. मियोसिस से बना है। सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कैसे थे, डिप्लॉयड। तो जाहिर सी बात है मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा हो गया, हैप्लॉइड। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि आपका जो मियोसिस सेकंड है इज सेम एज माइटोसिस, तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा बच्चों, हैप्लॉइड। ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड आर हैप्लॉइड फॉर्म्ड इन मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब इस मैच्योरेशन फेज के बाद क्या होगा बच्चे, ये जाएंगे अगली स्टेज में, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, अभी किस में बदल जाएंगे, कुल मिला के ये बदलेंगे, बदल गए किस में, स्पर्म में। किस में बदलेंगे बेटा, स्पर्म में। इस तरीके से हेड, नेक और टेल आ जाएगा, 4 आपको क्या मिल जाएंगे, स्पर्म मिल जाएंगे। तो ये जो हो गया आपका क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया। क्या बन गया बेटा, स्पर्मेटोजोआ बन गया। क्लियर? अब ये जो स्टेप था जिसमें फॉर्मेशन, इसको हटा देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ हुआ। स्पर्मेटोजोआ कैसे हुआ बच्चों, एक बार थोड़ा सा अनम्यूट करके आपसे डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजोआ कैसे बना, जब स्पर्मेटिड आपका किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, स्पर्मेटोजोआ में। यही तो हुआ है, Yes, sir. इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, कोई डिवीजन नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, बदला जा रहा है किसको, स्पर्मेटिड को किसमें,
स्पर्मेटोजोआ में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शेप चेंज होगा। क्लियर, चलिए इतना मुझे बताना था। ओके ठीक। अब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और चलो छोड़ो, एक ही नाम काफी है आपके लिए। ठीक है, अब होगा क्या क्या, देखिए स्पर्म का हेड बनेगा, नेक बनेगा, टेल बनेगी। ठीक है, अब उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो आपको दिमाग में रखना, पढ़े भी होंगे आपने पहले। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। अभी जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्पर्म का तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्रोजोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं कोरोना रेडिएटा को और पॉलीस्पर्मी बचाते हैं जोना पैलिसुडा को, वो बाद में बात करेंगे। ये कैसे बनता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, सवाल यहाँ पर आता है भाई एक्रोजोम बना किससे। एक सेल ऑर्गेनल होता है जो अपने आप को खत्म करता है जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। कौन खत्म कर दिया, तो गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जब खत्म हो गया तो क्या बन गया बेटा, एक्रोजोम। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमोसोम जो सर्कुलर होता है मगर सर्कुलर रहता नहीं है। स्पर्मेटिड में सर्कुलर रहेगा मगर यहाँ पर क्या होगा, एलोंगेट हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा न्यूक्लियस। एलोंगेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई, जो दो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो बन जाएंगे और बने रहेंगे और उनका सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल कहलाएगा, एक आपका डिस्टल कहलाएगा। दो तरीके के सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब स्पर्म को मूव भी तो करना होता है, तो मूव करने के लिए क्या चाहिए, टेल। तो फॉर्मेशन ऑफ टेल, दैट इज टेल में आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। ये क्या कराते हैं, स्पर्म को मूव करने में मदद करते हैं, एक्सियल फिलामेंट मूवमेंट कराते हैं। लास्ट में मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्पाइरल शेप आपका कैसा होगा, स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन, ये जब हो जाएगा, ये सब चीजें बन जाएंगी, तब आप क्या कहोगे, आपका क्या बन चुका है, स्पर्म बन गया। क्लियर, हाँ बच्चों क्लियर, दोबारा बताऊं। हाँ जी सर। यस सर, क्लियर। Yes, sir. फिर देखो एक बात ध्यान रखना, भले कुछ भी भूल जाओ बेटा, कि ये जो आपका एक्रोजोम है या हेड जो है, जो भी पोर्शन है, किसका बना है, ये आपका गोल्जी एपरेटस से बना है। तो स्पर्मेटिड में क्या पाया जाएगा, गोल्जी एपरेटस, और स्पर्म में क्या नहीं मिलेगा, गोल्जी एपरेटस। क्लियर हो गई बात बच्चों, फटाफट लिख लो। नहीं माइट, क्या पूछा सुहानी सर, इन मल्टीप्लिकेटिव फेज माइटोसिस टेक प्लेस। देखो मल्टीप्ली, हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन में आपका माइटोसिस होगा। मियोसिस हो गया होता तो रिडक्शन हो जाता। ठीक है सुहानी, जब भी क्रोमोसोम के नंबर देखिए, मैंने ऊपर आप डायग्राम में देखे तो मैंने डायग्राम में क्या लिखा है भाई, स्पर्मेटोगोनिया कैसे है, 2n है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट कैसे है, 2n है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ होगा, माइटोसिस। ठीक है, कैसा डिवीजन हुआ होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस होता तो यहाँ पर क्या होता है, एन हो जाता। मियोसिस पहला, मियोसिस कब हो रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, लिख लो बेटा, तो बताओ मुझे कुछ सवाल दें, एक और सवाल दें आपको।
लिख लिया सबने? गुड। चलो फिर आगे बढ़े। क्लियर? पढ़ा रहे हैं बेटा के। मूव हो जाए वो स्लाइड आगे। ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। अभी जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, अब क्या करेगा, स्पर्म आपका नरिशमेंट लेगा। कहां से लेगा बेटा नरिशमेंट? फ्रॉम द सर्टोली सेल। स्पर्म will get nourishment from सर्टोली सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर जब नरिशमेंट ले लेते हैं सर्टोली सेल से, इसके बाद स्पर्म को कर दिया जाता है बेटा रिलीज। क्या कर दिया जाता है? रिलीज। कहां से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां से रिलीज करने को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है? Spermiation. That is important. Release of sperm after maturation from the seminiferous tubule is known as spermiation. ठीक है। After spermiation, they will get stored into the epididymis. ठीक है, epididymis में store हो जाएंगे into the initial portion of vas differentia. ठीक है, स्टोर होंगे कहां पर? एपिडिडाइमिस में। ठीक है, एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाएंगे। एंड फाइनली कहां पर? इनटू वास डिफरेंशिया। ठीक है। अगर 1 मंथ तक, अगर 1 मंथ तक, सुनना बेटा, बेटा वो अजान है। ठीक है, 1 मंथ तक अगर इजेकुलेशन नहीं होता, अगर 1 मंथ तक इजेकुलेशन नहीं होता है तो स्पर्म क्या हो जाते हैं? रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ऑफ स्पर्म। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, जिनको सुनाई नहीं आया वॉइस की वजह से, पीछे की वॉइस की वजह से मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, आप ये देखें, स्पर्म क्या करेगा? मैच्योर होगा और नरिशमेंट लेता रहेगा सर्टोली सेल से। जब नरिशमेंट ले लिया, मैच्योर हो गया, सीखे एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब वहां से उसका रिलीज होने का टाइम आ गया, सेमिनिफेरस से रिलीज होगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन के बाद क्या करता है? स्पर्म स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में, वहां फंक्शनल मैच्योरिटी लेता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फंक्शनल मैच्योरिटी लेगा। ठीक है, अब फाइनली कहां जाके स्टोर हो जाएगा? इनटू द वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंस में या वास डिफरेंशिया में स्टोर रहेगा कब तक? 1 मंथ तक। और 1 मंथ तक इजैकुलेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ स्पर्म होने लगता है। क्लियर? साहित्य बेटे क्लियर हो गया? नोट कर लो बेटा, जिसको अगर किसी क्लियर नहीं, मैं दोबारा बताऊं बच्चे? सबको क्लियर हो गया ना? यस रिपीट कर दो। क्या बेटा? चलो लिखो आप।
ठीक है, लिख लिया। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर सुनो। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपका क्या बनना है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको लगते हैं 64 डेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन अबाउट 64 डेज। 64 दिन के अंदर अंदर आपका स्पर्म बन के तैयार हो जाता है। अगर स्पर्म को आप देखेंगे, अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पर्म कैसा है बेटा, माइक्रोस्कोपिक है, आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज कैसी है, ये आपका मोटाइल सेल है। ठीक है, और कब तक रिमेन अलाइव रह सकता है ना, ये आपका 24 से लेकर 42 आवर तक। ठीक है, आपका फर्टिलिटी रहती है, इसमें अलाइव रहता है। समझ में आया? तो रिमेन अलाइव आफ्टर remain alive to 24 to 72 hours after ejaculation. तो it can fertilize sperm within 72 hours. ठीक है, इजैकुलेशन के 24 से 72 घंटे तक ये अलाइव रहता है एंड हैव फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, यानी कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रहती है, इसके बाद फर्टिलिटी रहती है। फर्टिलिटी 24 से 72 घंटे तक रहती है। चलिए लिख लीजिए। लिख लिया सब बच्चों ने बेटा? चलिए, सबको क्लियर है? मैं आप क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा आपको एक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, हाउ many days it takes for spermatogenesis to complete। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके 10 to 20 days, 40 to 50 days, 60 to 70 days और 100 to 150 days। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पोल लॉन्च कर दी, पोल देख लें आप। करिए, बाकी लोग करिए। 59 बच्चों का आ गया।
वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग भी थे, 7 बच्चे और रह गए, जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा। ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, मैं एंड कर रहा हूँ पोल को। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइट थे, 80% आंसर जो दिया है मुझे करेक्ट दिया है। ठीक है, तो कितना आंसर है बेटा, सब लोग बताओ। 60 to 70 60 to days. 70 days. अभी जस्ट पीछे जस्ट पढ़ाया है बच्चों, अभी बताया कितने डेज लिखा है, 64 डेज। इतना तो रॉन्ग नहीं कर सकते हम लोग, है ना। अगर हम लोग नीट के लिए जा रहे हैं और एक लाइन पढ़ी हुई अगली लाइन पूछ ली जा रही, तो इसमें रॉन्ग करने का चांस नहीं बनता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं स्लाइड्स आपको प्रीवियस शो कर रहा हूँ, और कहीं स्लाइड्स में कुछ पूछना हो आपको तो एक बार आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वरना नेक्स्ट बोल देगा मुझसे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं बेटा। Yes, sir. Yes, Second sir. point. Sir, second point. न्यू मतलब कोई मतलब बर्थ के टाइम पे बेटा क्या होता है कि आपके 2 से 4 मिलियन ओगोनिया बन जाते हैं, उसके बाद दोबारा से कोई ओगोनिया नहीं बनता। अब जो भी ओवर रिलीज होगा उन्हीं ओगोनिया से बन के रिलीज होगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. पॉइंट क्लियर है ये। चलिए, ये थर्ड पॉइंट पूछे थे, ओनली ओवेरियन फॉलिकल वाला। Yes, sir. Sir, ये वाला. देखो क्या होता है कि आपका एक ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होगा, उसमें से ओवा निकलेगा, 28 डे पे निकलता है। ठीक है, ऑफ एवरी मंथ ये रिलीज होता है। ठीक है, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, इस एज तक हर मंथ में एक ओवा रिलीज होता है, ये पता है। ठीक है, Yes, sir. अब क्या होता है, हमने टोटल नंबर ऑफ ओवा निकाल लिए हैं कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। मेनोपॉज उस एज को कहते हैं जहां पर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाए। तो तब तक कितने हुए, टोटल हमारे कितने निकल गए, इतने हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 450 आपके सेकेंडरी ओसाइट, जो बेसिकली बाद में जाके किसमें बनते, ओवा बनते, वो रिलीज हो जाते हैं। क्लियर है बेटा। Yes, sir. अभी दिखाते हैं बेटा लास्ट की 3 स्लाइड्स में। चले इसको देखें आप। नेक्स्ट No, करूं। sir. ठीक है, इसको देखिए, Yes, sir. इसमें कुछ है पूछना किसी को। ठीक No, है, sir. आगे देखें, इसको देखें। No, sir. No, sir. ठीक है, No, sir. ठीक है, इसको देखें। No, क्वेश्चन तो ये तो क्वेश्चन है, No, ये क्वेश्चन हो sir. गया। गैमेटोजेनेसिस देख लें आप, एक लास्ट टॉपिक, और जिनकी लास्ट की स्लाइड्स मिस हो गई थी वो भी देख लें। ये इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को याद कर लेना है ना, क्योंकि इस स्टेप पे क्वेश्चन काफी सारे बन जाते हैं। खुद भी कोशिश करा करो हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाने की। ठीक है बच्चों, जितने आप क्वेश्चन बना लेंगे उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का हो गया, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे बॉटनी का। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों, Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. जी मैम, जी मैम।